तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक केराटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, तो कॉर्निया से अगर हमेशा कभी क्वेश्चन बनता है तो कॉर्नियल अल्सर ही वो क्वेश्चन होता है जो इससे बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। ठीक है, तो केराटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर देखते हैं। केराटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर क्या होता है। केराटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कैरेक्टराइज्ड बाई कॉर्नियल इडीमा, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन, सिलेरी कंजेशन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी जब इन्फ्लेमेशन होगी अपनी कॉर्निया की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन ऑफ केराटाइटिस, है ना। अभी कॉर्नियल अल्सर आया नहीं है, केराटाइटिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें अल्सरेटिव केराटाइटिस और नॉन अल्सरेटिव केराटाइटिस। तो जो अल्सरेटिव केराटाइटिस होता है ना, उसको बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर। अल्सरेटिव केराटाइटिस, केराटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, और अल्सरेशन मतलब किसी भी चीज़ से, ट्रॉमा से, किसी भी चीज़ से कॉर्निया के जो सरफेस है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाना। ठीक है, ट्रॉमा हुआ या फिर कुछ भी कॉज से उसकी जो सरफेस है उसमें डिसकंटिन्यूटी आना, तो उसे बोलते हैं अपन अल्सरेटिव केराटाइटिस, है ना। दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा तो उसे अपन बोलेंगे कॉर्नियल अल्सर। अल्सर प्लस केराटाइटिस इज इक्वल टू कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि कॉज की वजह से। इन्फेक्टिव केराटाइटिस, एलर्जिक केराटाइटिस, ट्रॉफिक केराटाइटिस। ठीक है, तो इन्फेक्टिव केराटाइटिस में कौन कौन से इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल। ठीक है, एलर्जिक में एटोपिक केराटाइटिस, वर्नल केराटाइटिस। ठीक है, ट्रॉफिक केराटाइटिस में आ जाएगा अपना केरेटोमलेशिया और एक्सपोजर केराटाइटिस। ठीक है, तो ये होगा क्लासिफिकेशन। इसमें भी इन्फेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिव में भी बैक्टीरियल बहुत पूछा जाता है, फंगल बहुत पूछा जाता है, वायरल भी पूछा जाता है ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अपन बैक्टीरियल फंगल करने की ट्राई करेंगे अभी। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अभी। अल्सरेटिव केराटाइटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ डिसकंटिन्यूशन इन नॉर्मल एपिथेलियम सरफेस ऑफ कॉर्निया एसोसिएटेड विद द नेक्रोसिस ऑफ सराउंडिंग कॉर्नियल टिश्यू। ठीक है, एक तो डिसकंटिन्यूशन होना चाहिए जो उसकी सरफेस है, और जो सराउंडिंग टिश्यू उसका नेक्रोसिस होगा क्योंकि अल्सर हो गया है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, अपन वही पूरा डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, स्टेजेस वगैरह, इसका फिर इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एक एक तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर स्टार्ट करते हैं। बीइंग द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल, द कॉर्निया इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एंड हैज प्रोन टू द इन्फेक्टेड ईजिली। सबसे एंटीरियर पार्ट है आई का, और इन्वायरमेंट के एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें चांसेस हैं इन्फेक्शन या फिर कुछ भी इंजरी होने के। ठीक है, अब ये कॉर्नियल अल्सर कब डेवलप होता है? इट डेवलप्स व्हेन फेलियर ऑफ लोकल ऑकुलर डिफेंस मैकेनिज्म। जो लोकल ऑकुलर डिफेंस मैकेनिज्म है उनका फेलियर हो जाए, या फिर सम लोकल ऑकुलर प्रीडिस्पोजिंग डिसीज के पहले से कोई सी डिसीज प्रेजेंट हो आई में, उसकी वजह से भी हो सकता है कॉर्नियल अल्सर। या फिर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज वेरी विरुलेंट, या फिर जो ऑर्गेनिज्म ये बीमारी करा रहा है बहुत ज़्यादा विरुलेंट हो। ठीक है, अब इटियोलॉजी आते हैं कि किस वजह से हो सकता है। डैमेज ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम दो तरीके से हो सकता है, या तो कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज हो जाए, या फिर इन्फेक्शन ऑफ द एरोडेड एरिया के, मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, मतलब थोड़ा सा एरोजन हो गया, थोड़ा सा अल्सर हो गया, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो डैमेज ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम कैसे हो सकता है? कॉर्नियल एब्रेशन, ठीक है, और एपिथेलियल ड्राइंग। तो ड्राइंग होने की वजह से भी एपिथेलियम डैमेज हो सकता है, या फिर एब्रेशन मतलब कुछ चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए उस वजह से। ठीक है, पर दूसरा क्या है? इन्फेक्शन ऑफ एरोडेड एरिया। अब एरोजन हो गया उस एरिया का तो वहाँ पर इन्फेक्शन आ जाए। तो दो तरीके से इन्फेक्शन आ सकता है, एक तो एक्सोजीनस इन्फेक्शन फ्रॉम फॉरेन बॉडी, वेजिटेटिव मटेरियल, इन सब से। ठीक है, बाकी एंडोजीनस इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो अंदर से इन्फेक्शन नहीं आ सकता, कॉर्निया बहुत ही कम होता है। ठीक है, आपस के ऑकुलर टिश्यू से आ सकता है पर ब्लड से नहीं आ सकता। ठीक है, फिर नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट जानने की बात यह है कि इन्फेक्शन जब ही होता है जब एरोजन होता है, एपिथेलियम एरोडेड होता है, तभी इन्फेक्शन घुसता है। पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इंटेक्ट कॉर्नियल एपिथेलियम को भी अल्सरेट कर देते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन करा देते हैं। कौन कौन से? नेसेरिया गोनोरी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, नेसेरिया मेनिंजाइटिस। ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इंटेक्ट एपिथेलियम में भी इन्फेक्शन कर देते हैं और अल्सरेशन करा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी स्टेजेस के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे शुरू होता है और कैसे एंड होती है। इसकी स्कारिंग हो जाती है एंड में, है ना, शुरू कैसे होगा और एंड कैसे होगा। तो सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है। जैसे कि मान के चलो कुछ अल्सर हो गया, कुछ चोट लग गई, तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर एंड लिम्फोसाइट इनटू एपिथेलियम। तो यहाँ की जो ऊपर के एपिथेलियम है, यहाँ पर ये सेल्स का क्या होने लगेगा? इन्फिल्ट्रेशन होने लगेगा, है ना। यहाँ पर अल्सर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो गई, यहाँ पर हो गया। फिर नेक्रोसिस ऑफ इन्वॉल्व टिश्यू अकर, तो ये जो जिस भी टिश्यू में अल्सरेशन हुआ उसका नेक्रोसिस होने लगेगा, है ना। तो ये दो चीज़ें होती है स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन। अब जो ऊपर वाला टिश्यू है उसका नेक्रोसिस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? एक्टिव अल्सरेशन रिजल्ट फ्रॉम द नेक्रोसिस एंड स्लोइंग ऑफ द एपिथेलियम। तो अब एक्टिव अल्सरेशन चालू होगा, जो ऊपर का टिश्यू उसका नेक्रोसिस हो गया था, अब जो नेक्रोस्ड पार्ट है अब वो हट जाएगा वहाँ से। अब हट जाएगा तो अब क्या होगा आगे? द वॉल्स ऑफ एक्टिव अल्सर प्रोजेक्ट एंड स्वेलिंग ऑफ लैमेले बाय द इम्बिबिशन ऑफ फ्लूइड एंड पैकेजिंग ऑफ मासेस ऑफ
ल्यूकोसाइट बिटवीन देम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पर मार्जिन है ये कट जाएगा, है ना, हट जाएगा, और यहाँ पर इसकी स्वेलिंग होने लगेगी जो कि आसपास का फ्लूइड है उसके कारण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, हाइपेरीमिया ऑफ वेसल विच रिजल्ट इनटू एक्यूमुलेशन ऑफ पिरुलेंट एक्सुडेट ऑन द कॉर्निया। अब क्या हुआ है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है और इसके बाद वेसल्स का हाइपेरीमिया होगा, वेसल्स का हाइपेरीमिया होगा, इस वजह से पुरुलेंट एक्सुडेट निकलेगा उससे और लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोपायन। हाइपोपायन कुछ नहीं होता है कि ये ल्यूकोसाइट और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं, यही जो है आगे एंटीरियर चैम्बर में इकट्ठी हो जाती है और ग्रेविटेट कर जाती है और नीचे जाके इकट्ठा मास बना लेती है, उसको बोलते हैं अपन हाइपोपायन, ठीक है। ये स्टेराइल होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है। फिर ये हो गई अपनी दूसरी स्टेज, ये पीक वाली स्टेज है, एकदम एक्टिव अल्सरेशन वाली स्टेज है। अब क्या होगा कि अपनी जो बॉडी है इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। अब स्टेज ऑफ रिग्रेशन, अब रिग्रेशन मतलब धीरे धीरे अल्सर कम हो रहा है। तो रिग्रेशन कराने के लिए दो चीज़ें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो नेचुरल होस्ट डिफेंस जो अपने अंदर खुद की डिफेंस मैकेनिज्म वो रोल प्ले करती है, और दूसरा ट्रीटमेंट विच ऑगमेंट नॉर्मल होस्ट रिस्पॉन्स, जो अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं बाहर से उसके कारण, है ना। इन दो चीज़ों के कारण जो अल्सर है वो रिग्रेस करना चालू करते हैं। डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल होकर, जो भी नेक्रोटिक मटेरियल था स्लिंग ऑफ हुआ था वो सबका डाइजेशन होने लगेगा। अल्सर नाउ बिगन टू हील एंड एपिथेलियम स्टार्ट ग्रोइंग ओवर द एजेस। अब क्या होगा कि जो अल्सर था वो हील होना चालू हो जाएगा और जो ऊपर की एपिथेलियम थी वो वापस से ग्रो होना चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर स्टेज ऑफ साइकेट्राइजेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, हीलिंग कंटिन्यू बाई प्रोग्रेसिव एपिथेलाइजेशन विच फॉर्म परमानेंट कवरिंग। अब जो एपिथेलियम डैमेज हुआ था वो वापस से कवर होने लगेगा, ऊपर से उसको कवर करने लगेगा। पर जो कॉर्निया की पूरी लेयर्स होती हैं, पूरी 6 लेयर्स होती हैं, अगर सिर्फ एपिथेलियम में डैमेज हुआ है तो एपिथेलियम तो रीजनरेट कर जाएगी, पर स्ट्रोमा, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन ये सब रीजनरेट नहीं करती, तो यहाँ पर क्या होने लगता है, स्कार फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो अब स्कार फॉर्मेशन डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा गहरा अल्सर है। अगर मान के चलो सिर्फ एपिथेलियम तक लिमिटेड है तो कोई भी स्कार नहीं बनेगा, पर स्ट्रोमा, बाउंस मेम्ब्रेन ये सब इन्वॉल्व हो गई हैं तो क्या हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन नेबुला बोलते हैं। बहुत सारे होते हैं नेबुला मेकुला, तो नेबुला फॉर्मेशन होगा, तो ये देखो स्कार बन जाएगा, वाइटनिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और एंड में ये पूरा पूरा कंटिन्यूटी बन गया एपिथेलियम की और नीचे थोड़ा थोड़ा सा स्कार दिखा दिया, फिर एपिथेलियम बस इन्वॉल्व है तो स्कार नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये थी पैथोजेनेसिस। अब नेक्स्ट आते क्लिनिकल फीचर में। क्लिनिकल फीचर में अपन को क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। पेन एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन ऑकर ड्यू टू मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ लिड, है ना। अपन को पेन और फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा क्योंकि अब वो कॉर्नियल अल्सर हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गई, उस वजह से अपन को पेन एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। वाटरिंग ऑफ आई होगी, फोटोफोबिया, ब्लड विजन, रेडनेस ऑफ आई ड्यू टू कंजेशन, है ना। ये सब अपन को सिम्टम्स देखेंगे आँख में अपन को। फिर साइंस क्या है, लिड आर स्वॉलन, ठीक है, जो लिड है वो फूल जाएगी, स्वॉलन। मार्क्ड ब्लेफेरोस्पाज्म में बी सीन, तो आई जो है वो टिचिंग होगी, आई में टिचिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लेफेरोस्पाज्म दिखेगी। कंजक्टिवल हाइपरीमिया एंड सीलियरी कंजेशन, है ना। तो ये सब अपन को दिखेगा, कंजक्टिवल हाइपरीमिया एंड सीलियरी कंजेशन। तो ये थे इसके क्लिनिकल फीचर, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर के बाद इसके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर, सबसे पहले आता है टॉक्सिक आयरिडोसाइक्लाइटिस, ठीक है। टॉक्सिक आयरिडोसाइक्लाइटिस में क्या होता है कि ये टॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है एंटीरियर चैम्बर में, है ना। कॉर्नियल अल्सर होगा, वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह आएंगे और वो टॉक्सिन रिलीज करेंगे, तो वो उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंटीरियर चैम्बर में, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिक आयरिडोसाइक्लाइटिस, पहला कॉम्प्लिकेशन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या है, इट ऑकर्स ड्यू टू फाइब्रिनस एक्सुडेट्स। फाइब्रिनस एक्सुडेट जो निकलेगा वो ब्लॉक करेगा एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को ब्लॉक करेगा, जिस वजह से जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है डेस्मेटोसील। डेस्मेटोसील के सम विरुलेंट ऑर्गेनिज्म एक्सटेंड रैपिडली टू अप टू द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। डेस्मेट्स मेम्ब्रेन तक अगर इन्वेड कर जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेस्मेटोसील, है ना। डेस्मेटोसील अगर हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि परफोरेशन हो सकता है। दिस इज अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग परफोरेशन। इम्पेंडिंग परफोरेशन मतलब परफोरेशन होने की पहले वाली स्टेज होती है जनरली, ठीक है। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द सीवियर पेन। सीवियर पेन भी होगा और इम्पेंडिंग परफोरेशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। परफोरेशन ही हो गया, कैसे, सडन स्ट्रेन ड्यू टू कफ स्नीज, कफिंग, स्नीचिंग या फिर स्टूल पास करते टाइम एकदम से स्ट्रेन करेंगे तो जिस वजह से प्रेशर चेंज होगा और उस वजह से क्या हो सकता है कि जो कॉर्निया है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और उसका परफोरेशन हो जाएगा, क्योंकि कॉर्निया बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। नॉर्मली तो नहीं होगा परफोरेशन, पर वीक हो गई है, उसकी एंटीरियर पार्ट डैमेज हो गया, इस वजह से परफोरेशन हो सकता है। इम्पेंडिंग परफोरेशन इनटू एक्चुअल परफोरेशन, जो इम्पेंडिंग परफोरेशन था ना वो अब एक्चुअल परफोरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू प्रोलेप्स ऑफ आयरिस। अब जो कॉर्निया टूटा है, परफोरेशन हुआ इसमें और उसके थ्रू आयरिस बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोलेप्स ऑफ आयरिस, ठीक है। सबलेक्सेशन एंड एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस, एकदम से प्रेशर आगे की तरफ आएगा तो लेंस भी आगे आ सकता है। एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट, एंटीरियर कैप्सूल में कैटरेक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, जो लेंस है उसके एंटीरियर कैप्सूल में।
इंट्राओकुलर हेमरेज भी हो सकता है ना। तो ये सारे परफोरेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर अपना लास्ट आता है कॉर्नियल स्कारिंग। ये भी कॉम्प्लिकेशन की तरह ही है, एंड स्टेज होती है अपने कॉर्नियल अल्सर की हीलिंग की, ठीक है। तो स्कारिंग जो होती है, जैसे कि अब वही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अल्सर जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ज़्यादा हीलिंग होगी और उतनी ज़्यादा स्कारिंग होगी। तो उस वजह से क्या हो सकता है, परमानेंट विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लिनिकल एवेल्यूशन, उसको पेशेंट को लेके आएंगे तो उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री के अपन क्यों ले रहे हैं? टू फाइंड मोड ऑफ ऑनसेट, कैसे आया है अल्सर, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कब से है, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, कितने सीवियर है सिम्टम्स। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। फिर उसका करेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, अनीमिया पता करने के लिए, एनी इम्यूनो कंप्रोमाइजिंग डिसीज तो नहीं है, और भी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें वो पता करने के लिए, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, हिस्ट्री टेकिंग कर ली। अब नेक्स्ट आता है ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करेंगे। ऑक्यूलर एग्जामिनेशन क्या करेंगे? डिफ्यूज लाइट एग्जामिनेशन फॉर ग्रॉस लीजन। बाहर से अपन देखेंगे डिफ्यूज लाइट से, ग्रॉस लीजन चेक करेंगे आईलिड, कंजक्टिवा और कॉर्निया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये कैसे करते हैं? स्टेनिंग ऑफ कॉर्नियल अल्सर बाई फ्लोरोसिन डाई। फ्लोरोसिन डाई से अपन कॉर्नियल अल्सर को स्टेन करते हैं, पता करने के लिए क्या? साइट, साइज, शेप एंड डेप्थ ऑफ कॉर्नियल अल्सर। ये सब पता करने के लिए अपन बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना लैब इन्वेस्टिगेशन। अब लैब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपन प्रॉपर ऑर्गेनिज्म पता करने के लिए। रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, ब्लड शुगर, यूरिन, ये सब पता करने के लिए कि सिस्टमिक इन्फेक्शन तो नहीं है कुछ, उसकी वजह से ऑकुलर डिसीज हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को पता करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं? स्क्रेपिंग लेते हैं बेस और मार्जिन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर के बेस और मार्जिन से अपन स्क्रेपिंग लेते हैं, और इस स्क्रेपिंग को अपन भेजते हैं ग्राम और जिम्सा स्टेनिंग के लिए फॉर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया पता करने के लिए? 10% केवेज वेट माउंट, ये फंगल के लिए करते हैं। कल्चर ऑन ब्लड अगर फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, और कल्चर ऑन एसडीए मीडियम, एसडीए तो पता ही है फंजाई के लिए करते हैं ना। तो अलग अलग स्टेनिंग मेथड से अपन पता करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर अपन को ऑर्गेनिज्म पता चल जाएगा, फिर अपन ट्रीटमेंट देंगे। तो अगर बैक्टीरियल है तो अपन ट्रीटमेंट देंगे, बैक्टीरियोसिडल होगा तो फोर्टिफाइड जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिफाजोलेंट। फोर्टिफाइड मतलब कि अपन को आइज को कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए पड़ता है, तो 5%, 10% ऐसे मतलब ज़्यादा अमाउंट रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, एक तो अपन ने बैक्टीरिया को मार दिया। फिर साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स। साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स क्या करेंगे? 1% एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट ड्रॉप्स टू रिड्यूस पेन फ्रॉम सिलेरी स्पाजम। सिलेरी स्पाजम के से जो पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए ना, सिलेरी मसल को रिलैक्स करेंगी साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स। फिर सिस्टमिक एंड एनाल्जेसिक, सिस्टमिक एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना, ये इन्फ्लेमेशन कम करेगी और पेन कम करेगी। विटामिन ए, बी, सी भी देंगे जिससे कि हीलिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। फिर अब अपना नेक्स्ट आता है, क्या करते हैं? फिजिकल एंड जनरल मेजर। कुछ कुछ अपन को फिजिकल जनरल मेजर लेके रखना पड़ता है जिससे कि हीलिंग जल्दी हो, जैसे कि डार्क गॉगल्स टू प्रिवेंट फोटोफोबिया, है ना, डार्क गॉगल्स पहन के रखो जिससे कि फोटोफोबिया ना हो, ठीक है। फिर रेस्ट, गुड डाइट एंड फ्रेश एयर, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब करना ही चाहिए, है ना, ये मेजर्स हो गए। फिर अब ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग परफोरेशन। अगर परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उस टाइम पर अपन को क्या प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए, ठीक है। जब परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं तो क्या क्या लेना चाहिए? सबसे पहले नो स्ट्रेन, एकदम पेशेंट को बेड रेस्ट करने को बोल दो और उसको बोल दो कि बिल्कुल भी स्नीजिंग, कफिंग, स्ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। प्रेशर बैंडेज देंगे जिससे कि एक्सटर्नल सपोर्ट रहे कॉर्निया में और परफोरेशन ना हो। लोअरिंग ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेंगे जिससे कि वो भी धक्का ना दे बाहर और परफोरेशन ना हो, एसिटाजोलामाइड और मैनिटोल से। बैंडेज, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये था अपना बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। इसमें हाइपोपायन भी आता है, वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। फंगल भी अपन ट्राई करेंगे, और बैक्टीरियल फंगल ही मेन है, वो अपन करेंगे। वायरल भी आ सकता है, ठीक है। तो अपन ये था बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। थैंक यू।